हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बस शुरू ही होने वाले हैं और टॉप 21 एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हिस्ट्री का है चैप्टर 8 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो फटाफट से इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको समझ लेते हैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते थे। आखिर गांव में कितने प्रतिशत लोग रहा करते थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो 50% लोग रहते थे, 60% लोग रहते थे, 80% लोग रहते थे, या फिर 85% लोग रहते थे। तो बच्चे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 85%। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि आइन ए अकबरी का लेखक कौन था। आइन ए अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अलबिरूनी ने, इब्न बतूता ने, या फिर अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी को लिखा गया था। अगले प्रश्न में आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बच्चे जैसा कि अभी हमने पीछे बताया, अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था वो अबुल फजल ही था। यही इसी ने आपकी जो आईने अकबरी है, अकबरनामा है, ये सारी चीजें इसी ने लिखी है और ये अकबर का काफी प्रिय इतिहासकार दरबारी रहा। प्रश्न संख्या 4 में आ गए हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि 16वीं 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अगर हम कृषि इतिहास को जानना चाहते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में, तो कौन सी किताब ज्यादा बेटर रहेगी? किताब उल हिंद, हुमायूंनामा, आईने अकबरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 5 में आ गए हैं। इसमें कहा गया कि विभिन्न स्रोतों में किसान के लिए प्रयोग होने वाले शब्द क्या है। किसान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? रैयत, मुजारियान, असामी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों अगर स्रोतों की बात करें तो उस समय के भारत में अलग अलग जगह पर लगभग ये सारे ही शब्द किसान के लिए इस्तेमाल होते थे। रैयत, मुजारियन, आसामी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि शाहजहां के शासन के दौरान पंजाब में कौन सी सिंचाई नहर का निर्माण करवाया गया। आखिर शाहजहां के टाइम में ऐसी कौन सी नहर थी जिसे पंजाब में स्थापित करवाया गया? यमुना नहर, हीरिया नहर, शाह नहर, या फिर हाली नहर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सा नहर। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जिनसे कामिल, जैसे जिनसे कामिल कहा जाता था, सर्वोत्तम फसलें कौन सी थी? सर्वोत्तम फसलों की बात करें तो क्या वो कपास थी, गन्ना थी, तिलहन थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे इन सभी बच्चों का इन्हीं सभी वस्तुओं का, इन सभी फसलों का व्यापार किया जाता था। तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनसे कामिल इन सभी फसलों को कहा गया है। प्रश्न संख्या 8 पर आ गए। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय का एक घटक था। मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय का एक घटक क्या था? खेतिहर किसान थे, पंचायत थे, गांव का मुखिया था, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो खेतिहर किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, सभी लोग ग्रामीण समुदाय में अपनी अपनी पहुंच रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 पर आ गए। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया कि मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? गांव के मुखिया को क्या कहते थे? मुकद्दम कह या मंडल कह ले, खुदकास्ट कह ले, मनसबदार कह ले, या फिर आमिल कह ले। तो बच्चे उस टाइम पीरियड में गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। आज भी गांव देहात के कई सारे इलाकों में इन्हें मुकद्दम या मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया कि 18वीं सदी में बंगाल के जमींदारों तथा लोहारों
सोनारो आदि के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था क्या कहलाई थी? मतलब 18वीं सदी के बीच में बंगाल के जो जमींदार थे वो लोहारों और सुनारों के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट रखते थे और उसे क्या कहा जाता था? मिरास, जजमानी, वेतन या फिर मिल्कियत? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जजमानी। इसे जजमानी प्रथा के नाम से जाना गया है। प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया कि मुगल काल के एक प्रशासनिक व वित्तीय इकाई क्या थी? मुगल काल की प्रशासनिक और वित्तीय इकाई क्या थी? महल थी, सरकार थी, परगना थी या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर भी है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि पंजाब का मुगल कालीन व्यापारी कबीला था। निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा कबीला था जो व्यापारी कबीला हुआ करता था? भील, लोहानी, गुज्जर या फिर मीणा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है लोहानी। लोहानी कबीला जो है मुगल काल के टाइम पीरियड में था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, पर ये व्यापारी थे। अहोम राजाओं का संबंध किस राज्य से था? अहोम राजा किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से या फिर असम से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम से। असम के राजाओं से प्रेरित थे अहोम राजा। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कि मध्यकाल में जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन को क्या कहा जाता था? क्या कहलाती थी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन? मिल्कियत, पायत, महाल या फिर असर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्कियत कहा जाता था व्यक्तिगत जमीन को। 15 पर आ गए। 15 में कहा गया कि मुगल काल में भू राजस्व की निर्धारित राशि को क्या कहते थे? भू राजस्व जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को जो आपने तैयार कर दिया है, जो निर्धारित राशि फिक्स कर दी है, उसे क्या कहा जाता था? जमा कहा जाता था, जिन्स, हासिल या फिर सनद? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, जमा। इसे जमा कहा जाता था। कहा गया कि मुगल काल में सचमुच वसूली गई राशि को क्या कहते थे? अपने पीछे प्रश्न में देखा कि मुगल काल में भू राजस्व की निर्धारित राशि को जमा कहते हैं, तो मुगल काल में सचमुच में जो वसूली गई राशि है, आखिर उसे क्या कहा जाता था? जमा तो नहीं कहेंगे, जिन्स, हासिल या फिर सनद? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हासिल। 17वें पे आ गए हैं। 17वें में कहा गया कि निम्नलिखित में से किससे ओटोमन साम्राज्य का संबंध हुआ करता था? ओटोमन साम्राज्य किस देश से थे? चीन से थे, तुर्की से थे, ईरान से या फिर इराक से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की से। 18 पर आ गए हैं। 18 में कहा गया कि मुगल काल में भारत को विदेशी व्यापार से निम्न में से कौन सी धातु प्राप्त हुई? विदेशी व्यापार की बात करें तो पूरी दुनिया से जो विदेशी व्यापार होता था भारत का, उनमें भारत को काफी धातुएं प्राप्त हुई है और इसमें से जो चांदी है वो काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। समस्त विश्व से भारत में चांदी का आगमन होता था। अगले प्रश्न में कहा गया कि मुगल काल में, बच्चे ये तो रिपीटेड प्रश्न है, यही प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, नहीं रिपीटेड नहीं है बच्चे, दूसरा प्रश्न ही है। मुगल काल में निम्न में से किस धातु के सिक्के अधिक प्रचलन में थे? धातु के सिक्के की बात कर रहा है। कौन से ऐसे धातु के सिक्के थे जो प्रचलन में थे? सोना था, चांदी था, तांबा था या फिर टीन था? तो बच्चे उस समय चांदी के सिक्के ही चला करते थे। प्रश्न संख्या 20 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया कि आईने अकबरी का लेखन कार्य किस वर्ष पूरा हुआ? आईने अकबरी को कब कंप्लीट कर लिया गया? 1526 में, 1598 में, 1707 में या फिर 1658 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 1598, 1598 में इस बुक को पूरा कर लिया गया। अगले कहा गया आइन को कितने दफ्तरों में बांटा गया है? बच्चे यहाँ आइन से मतलब है आईने अकबरी। आईने अकबरी को कितने दफ्तरों यानी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या फिर 6 भाग में? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका है ऑप्शन सी, 5 भागों में इसे बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्रमोट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।